बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं और आज हमारे आर्टिकल का नाम है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल किस तरह से बिहेव करता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल से डिस्कस कर लिया था। इस आर्टिकल में हम पहले चार्ज पार्टिकल के बिहेवियर को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी करेंगे और उसके बाद एक ऐसे रीजन जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, चार्ज पार्टिकल इस रीजन में किस तरह से बिहेव करता है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम लिखते हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, इसमें हम सपोज करेंगे कि जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर किस तरह से फोर्सेस लगती हैं, किस तरह से उसका एक्सेलरेशन जनरेट होता है और चार्ज पार्टिकल किस तरह से बिहेव करता है। स्टूडेंट्स, सपोज करें कि हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं और हमें यह बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को दोनों प्लेट्स के दरमियान में प्लेस कर देते हैं तो हमें यह बात पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट से रिपेल किया जाएगा जबकि नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा और इस वजह से उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी एंड अंडर द एक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, या हम कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। फिर स्टूडेंट्स, हमने यह भी देखा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जनरेट होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहां पे चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है उस वजह से जनरेट होने वाले एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और स्टूडेंट्स, एक और बात इसमें कि यहां पे चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही है, अंडर द एक्शन ऑफ दैट फोर्स चार्ज पार्टिकल कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क कर रही है और वो वर्क चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमें नजर आ रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स, जो बातें हमने की हैं उनको हम बोर्ड पे लिख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इसमें है, when a positive charge is placed in an electric field, then it experiences a force due to इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो फोर्स कितनी होती है? विच इज गिवन बाय, तो आप लोगों ने इसका रिलेशन पढ़ा हुआ है एफ ई दैट इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई, where Q is the value of the charge on the charge particle and E is the electric field in which the charge is placed। तो उसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंडली, हमने कहा था कि इस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। तो कहता है कि अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स the produced acceleration is given by Newton's second law। तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स F और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल है।
अब स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल होता है मैस इंटू एक्सेलरेशन, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है? Q इंटू ई। और यहां से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करें, दैट इज क्यू ई डिवाइडेड बाय एम, ये आपके पास एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैस ऑफ द चार्ज पार्टिकल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के। और स्टूडेंट्स अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो इसकी वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगी, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिवाइडेड बाय मैस। अब इस इक्वेशन से हमें यह बात पता चल रही है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। आइए स्टूडेंट्स अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की थी कि वर्क डन ऑन चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फोर्स appears as change in kinetic energy of charge, जो कि आपने पढ़ा हुआ है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की फॉर्म में, कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज चेंज इन इट्स kinetic एनर्जी। तो जितनी फोर्स और उसके अंडर ट्रेवल होने वाला डिस्प्लेसमेंट, उसका रिजल्ट हमें चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें हम केस देखते हैं कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा चार्जेस आर प्रोजेक्टेड along direction of electric field। अब स्टूडेंट्स इसमें along का मतलब यह है कि आपने पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों डायरेक्शंस इसकी डिस्कस करनी है। तो फर्ज कर लें कि हमारे पास उसी तरह से दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। हम इसमें चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाते हैं पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो चार्ज के ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी प्रोजेक्शन की डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और अगर स्टूडेंट्स इसी सिनेरियो में आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट प्रोजेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली अ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट होता है, जबकि पॉजिटिव प्लेट से रिपेल किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन और चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नाउ अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स चार्ज के ऊपर नेगेटिव वर्क किया जाएगा, जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल को डिक्रीज करता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि चार्ज पार्टिकल रुक जाएगा और फिर कुछ देर के बाद चार्ज पार्टिकल दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। यानी कि दोनों केसेस में अगर आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं या चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट प्रोजेक्ट करते हैं, तो दोनों केसेस में ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख लेते हैं, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज प्रोजेक्टेड along the direction of electric field, then path followed
by the positive charge is a straight line। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने दो केसेस देखे थे, पैरेलल और एंटी पैरेलल वाला। तो अगर तो चार्ज पार्टिकल को हम पैरेलल प्रोजेक्ट करते हैं तो इस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज इंक्रीजेस इन सेम डायरेक्शन, और अगर हम चार्ज पार्टिकल को फील्ड से एंटी पैरेलल प्रोजेक्ट करते हैं तो इस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज फर्स्ट डिक्रीजेस to 0 and then increases in the direction of electric field। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इससे नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं जिसमें चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो उससे चार्ज पार्टिकल किस पाथ के अलोंग मूव करता है, आइए देखते हैं। नंबर 2, चार्ज इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जी स्टूडेंट्स, फर्ज कर लें कि हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं जिनका फील्ड हमें लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, हमने करना यह है कि हम दो चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, को इस फील्ड में परपेंडिकुलरली इंजेक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से हमें यह बात पता है कि पॉजिटिव चार्ज ने बेंड हो जाना है नेगेटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव चार्ज ने बेंड हो जाना है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इस वजह से इनके बनने वाले पाथ या ट्रेजेक्ट्रीज पैराबोलिक बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आप लोगों ने याद रखनी है कि whenever a charge particle is projected perpendicularly in the electric field, then it will follow parabolic path। तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पे। When a charge particle is projected perpendicularly into an electric field, then it will follow parabolic path। और स्टूडेंट्स, ये बात बुक के पेज नंबर 66 की साइड इंफॉर्मेशन में भी हमें एक्सप्लेन की हुई है। तो स्टूडेंट्स, यहां तक तो है बिहेवियर ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने देखना है कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को एक ऐसे रीजन में मूव करवाते हैं जहां दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, तो चार्ज पार्टिकल किस तरह से बिहेव करता है। चार्ज पार्टिकल in electric field and magnetic field।
स्टूडेंट सपोज करें कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जिसकी डायरेक्शन हमें लेफ्ट से राइट साइड पे नजर आ रही है। अब चार्ज पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स मूव करना शुरू करेगा पॉजिटिव साइड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड से नेगेटिव साइड की तरफ। यानी कि हम कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। अब स्टूडेंट्स एक और केस कंसीडर करें जिसमें सपोज कर लें कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है जहां पे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है और हम एक चार्ज पार्टिकल को लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंजेक्ट किया जाता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन स्टूडेंट्स हमने यहां पे सिर्फ इस बात को जहन में रखना है कि जब भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंजेक्ट किया जाता है तो उस पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, जो कि हमारे इस केस में वर्टिकली अपवर्ड बन रही है। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों केसेस को कंबाइन करते हैं, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि एक ऐसे रीजन में पास कर रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट साइड पे, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, जिसको हमने यहां पे क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी लेफ्ट से राइट साइड पे है, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पे अगर हम गौर करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है जबकि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है। अब चार्ज पार्टिकल किस फोर्स के अंडर अपना बिहेवियर शो करेगा? तो स्टूडेंट्स यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हमें पता है कि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो चार्ज पार्टिकल ना तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स को रिस्पॉन्ड करेगा और ना ही सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स को रिस्पॉन्ड करेगा। चार्ज पार्टिकल दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट को रिस्पॉन्ड करेगा और वो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हमें मिलेगी। तो इसका मतलब यह हो गया कि चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स कंबाइनली इफेक्ट कर रही हैं। और स्टूडेंट्स एक ऐसी फोर्स जो कि कंबाइन इफेक्ट हो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का, इसको हम लॉरेंट्ज फोर्स का नाम देते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स लॉरेंट्ज फोर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। लॉरेंट्ज फोर्स डेफिनेशन है इसकी, द कंबाइन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए charged particle due to electric and magnetic fields। अब स्टूडेंट्स दोनों फील्ड्स की वजह से जनरेट होने वाली फोर्सेस की मैग्नीट्यूड्स का हमें पता है। एफ ई दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये बन जाएगा एफ ई वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो दैट इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब स्टूडेंट्स यहां पे क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल, ई इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे चार्ज की वैल्यू सेम है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल and B is the magnitude of the magnetic field in which the charge particle is moving। तो हमने चूंकि कंबाइन इफेक्ट की बात की है तो यहां पे लॉरेंट्ज फोर्स, जिसको हम F से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो किसके इक्वल आएगी? सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब इनकी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो F का आंसर आ जाएगा Q टाइम्स ऑफ E प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी।
इस फोर्स को हम लॉरेंट्ज फोर्स का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा चेंज करके कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, F इज इक्वल टू, दोनों में चार्ज की वैल्यू कॉमन आ रही है, उसको बाहर निकाल लेते हैं, E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर। दिस इज द फोर्स विच इज नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। अब स्टूडेंट्स लॉरेंट्ज फोर्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। हम यहां पे सिर्फ वो दो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ E बाय M ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि हम नेक्स्ट आर्टिकल में काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स दूसरी इसकी एप्लीकेशन है वेलोसिटी सेलेक्टर, या जिसको हम कह सकते हैं वीएन्स फिल्टर। स्टूडेंट्स वेलोसिटी सेलेक्टर का आर्टिकल हमारी बुक में नहीं है, लेकिन इससे रेलेवेंट एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स बुक में मौजूद हैं। तो हम सिर्फ यह देख लेते हैं कि वेलोसिटी सेलेक्टर होता क्या है। आइए देखिए। आइए स्टूडेंट्स अब वेलोसिटी सेलेक्टर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन, velocity selector is a region in which there is a uniform electric field acting perpendicular to a uniform magnetic field and both are perpendicular to the velocity of charged particles। तो स्टूडेंट्स एक ऐसा रीजन जहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और फिर सेकंड कंडीशन इसकी ये है कि ये दोनों परपेंडिकुलर फील्ड्स वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स के भी परपेंडिकुलर हो। तो एक ऐसी टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट सपोज करते हैं कि हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इस तरह से रखी हुई हैं कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है। अब जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाली फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कंसीडर कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसी रीजन में आपने एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस करनी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। तो सपोज कर लें कि यहां पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं दैट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, जिसको हम यहां पे डॉट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स अगर एक चार्ज पार्टिकल को जिसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, उसको हम लेफ्ट से राइट साइड पे प्रोजेक्ट करवाते हैं इस रीजन के अंदर, तो उस पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन
राइट हैंड रूल के मुताबिक वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगी। अब राइट हैंड रूल क्या था उसको हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि राइट हैंड की फिंगर्स होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। थंब होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो कि यहां राइट डायरेक्शन बन रही है। तो लगने वाली फोर्स पाम के परपेंडिकुलर होगी, जो कि इस केस में डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड नजर आ रही है। तो सिंपल वर्ड्स में हमने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, जबकि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। जब भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को आप इस केस में लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट वेलोसिटीज के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को इस रीजन के अंदर इंजेक्ट करवा देते हैं। अब अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अब इस तरीके से हमारे पास यहां पे 3 पाथ नजर आ रहे हैं। कुछ चार्ज पार्टिकल ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में बेंड हो रहे हैं, और कुछ ऐसे भी चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि दोनों फोर्सेस लगने के बावजूद अपने ही ट्रैक पर चलते जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी कंडीशन किस जगह पे सेटिस्फाई होती है। तो स्टूडेंट्स वो चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में बेंड हो रहे हैं, उसमें डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू किस तरह से ज्यादा होती है, तो इसके लिए आपने ये कंडीशन याद रखनी है, whenever the velocity of the charge particle is less than the ratio of electric to magnetic field, तो चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में बेंड होना शुरू हो जाएंगे। अब हम उन चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं जो कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में बेंड होते हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इन चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो से ग्रेटर होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स से बढ़ जाती है और चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में बेंड होना शुरू हो जाते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स हम उन चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं जो कि इस रीजन में से अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाते हैं और हमें आउटपुट पे रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट्स ये वो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होती है। अब स्टूडेंट्स इसी बात की वजह से हम इस फिनोमेनन को वेलोसिटी सिलेक्टर का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सिलेक्ट करते हैं और वेरिएबल वेलोसिटीज के चार्ज पार्टिकल्स में से वो पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स आउटपुट पे हासिल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज नोन एज वेलोसिटी सिलेक्टर। अब आइए इसकी कंडीशंस लिख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जिसकी हमने बात की है दैट वाज कि वेलोसिटी की वैल्यू लेस है रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लेस होगी इलेक्ट्रिक फोर्स से। अब डेफिनेटली जब इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ग्रेटर आ रही है तो चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बेंड होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं, चार्ज पार्टिकल्स bend in the direction of इलेक्ट्रिक फोर्स। अब स्टूडेंट्स इसमें जो सेकंड कंडीशन थी वो कुछ इस तरह से थी कि जब वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल ग्रेटर होती है रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें यह बात पता है कि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसका मतलब है कि अगर वेलोसिटी की वैल्यू यहां पे ज्यादा आ रही है तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये कंडीशन ये बन जाएगी कि इन दिस केस एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ई, और जब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज्यादा होगी तो डेफिनेटली चार्ज पार्टिकल्स बेंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। आइए स्टूडेंट्स अब हम इसकी थर्ड कंडीशन देखते हैं जिसमें चार्ज पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड उस रीजन में से पास कर जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, और इस केस में मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं।
जबकि डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल करके रिजल्टेंट या नेट फोर्स को जीरो कर देती हैं, और चार्ज पार्टिकल जिस पाथ पे मूव कर रहा था वो एग्जैक्टली उसी पाथ पे मूव करता रहता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि चार्ज पार्टिकल्स रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड। और यही वो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको हम आउटपुट पे हासिल करते हैं, और इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स की इस वेलोसिटी की वजह से हम इस प्रोसेस को वेलोसिटी सिलेक्टर का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आपने लाजमी यहां पे याद रखना है कि हम हमेशा यहां पे पॉजिटिव चार्ज को ही डिस्कस कर रहे हैं, और उसी के रेफरेंस से हमने तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।